नमस्कार, मैं बलजीत ढाका पिनेकल कोचिंग सेंटर से आप सभी का स्वागत करता हूं। और अब हम डिस्कस करते हैं जो स्टूडेंट्स ने आमतौर पर स्टूडेंट्स के दिमाग में कुछ क्वेश्चंस होते हैं, क्यूरी होती है। उन क्यूरी को एड्रेस करने के लिए 25 FAQ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है हमने बनाए, जो आखिरी मिनट में स्टूडेंट्स को ध्यान में रखने की ज़रूरत होती है। वो क्या हो सकते हैं, क्योंकि अभी SSC CGL प्रीलिम्स का एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है। पहला FAQ है फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन कि स्टूडेंट को एग्जाम हॉल में क्या ले जाना चाहिए और क्या नहीं ले जाना चाहिए उसके ऊपर। तो क्या ले जाना चाहिए वो हम लोग डिस्कस करते हैं। देखो, जब आप जाएं तो एक चीज़ ध्यान में रखें कि कोई जूते, जुराब या बहुत ही ज़्यादा फॉर्मल बनकर जाने की आपको ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि जब वहाँ पे चेकिंग होगी पता चला आपको जूते जुराब निकालने में, फिर उसको चेकिंग करने में आधा घंटा आपने वहीं पे टाइम ख़राब कर दिया। और आप थोड़ा बहुत नज़दीक पहुँचे या थोड़ा लेट हो गए तो इससे आपको और ज़्यादा नुकसान होगा। तो बेटर ये है कि आप चप्पल पहन कर जाएँ और हाफ स्लीव या इस तरह की ड्रेस हो जहाँ पे कि चेकिंग कर रहा हूँ उनके लिए बहुत आसान हो, या न मात्र कई जगह पे बहुत स्ट्रिक्ट चेकिंग होती है, कई जगह पे आप देखेंगे सेंटर पे कोई इतनी ज़्यादा चेकिंग नहीं होती। तो ये ज़रूर ध्यान रखें कि जो चीटिंग को रोकने के लिए SSC ने प्रयास किए हैं उन प्रयास को आपको सराहना करनी होगी। और जो ड्रेस कोड जो वेबसाइट पे जारी किया हुआ है SSC की साइट पे कि आपको ये चीज़ें नहीं पहननी, जैसे कि जूते हैं वो न पहने, या आपको सोचना पड़ेगा कि टाइम ज़्यादा लग सकता है, या लड़कियां जैसे कि हेयर पिन है या ईयर रिंग्स होती है उसको अवॉइड करें, क्योंकि वहाँ पे चेकिंग में बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट चेकिंग होगी, तो ये अलाउड नहीं होती। इसके अलावा आपको क्या ले जाना चाहिए एग्जाम में वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। 4 बातें आपको ज़रूर ध्यान में रखें। कि आपका एक तो एडमिट कार्ड आपके पास होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, एक ID प्रूफ आपके पास होना चाहिए। ID प्रूफ जो भी आपके पास अवेलेबल होता है और उसमें लिखा हुआ है आपके एडमिट कार्ड में सेक्शन में, स्पेशली वोटर ID है या पैन कार्ड है या फिर ड्राइविंग लाइसेंस है, इस तरह की जो ID कार्ड है वो आपके पास होना चाहिए। आधार कार्ड है वो सबके पास हो सकता है, आपके पास हो, वो ज़रूर होना चाहिए। तीसरा, और इसकी फ़ोटोकॉपी होनी चाहिए, एक तो ओरिजिनल और उसके साथ में फ़ोटोकॉपी, 2 फोटोग्राफ और एडमिट कार्ड, ये 4 चीज़ें आपके पास होना ज़रूरी है जब आप एग्ज़ाम में हॉल में जाएँ। इसके अलावा क्या नहीं होना चाहिए वो भी थोड़ा देख लेते हैं, जिससे कि आपको परेशानी हो अननेसेसरी, जैसे कि घड़ी है, बुक्स है, पेन्स है, पेपर चिट्स है, मैगजीन है, मोबाइल है, स्कैनर है, कैलकुलेटर है, ब्लूटूथ डिवाइसेस है, या फिर कोई ऐसा कैमरा वाला पेन है, स्टोर डिवाइसेस है, ये कोई भी चीज़ आपके पास नहीं होनी चाहिए। इससे आप वायलेशन कर रहे हैं किसी रूल्स का, और ये भी हो सकता है कि SSC स्ट्रिक्ट एक्शन ले सकती है, और कई जो डायरेक्शन नहीं फॉलो की गई, इंस्ट्रक्शन नहीं फॉलो किए, तो उसमें सज़ा भी हो सकती है। सज़ा का मतलब कि 3 साल तक बैन भी हो सकते हैं अगर आप SSC के स्मूथ कंडक्शन ऑफ एग्ज़ाम में बाधा पहुंचाने की कोशिश करते हैं, जैसे कि वहाँ पे जाकर हो हल्ला मचाने की या स्टूडेंट्स को भड़काने की कोशिश कर देते हैं कई स्टूडेंट्स। क्योंकि आमतौर पर स्टूडेंट सीरियस तो 2-4% ही होते हैं, बाकी लोग तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो कि वैसे एग्ज़ाम दे रहे हैं या उनको लगता है सिलेक्शन नहीं होना, तो दूसरों को भी वो परेशान कर देते हैं, माहौल को ख़राब करने की कोशिश करते हैं। तो आप उससे अवॉइड कीजिए उस चीज़ों को। अगला है वो है SSC ऐसा क्यों कर रही है, SSC स्ट्रिक्ट एक्शन क्यों ले रही है, कितनी स्ट्रिक्ट चेकिंग कर रही है, क्या ले जाना है क्या नहीं ले जाना है। क्योंकि पीछे देखा गया है कि जो बहुत सारे स्टूडेंट इस माहौल से आते हैं, नकल करके 10वीं पास, नकल करके +2 पास, किताब को देखकर ही आंसर लिख रहे हैं। तो उन लोगों की मानसिकता होती है कि किसी भी तरीके से जॉब लग जाए, ले देकर उनकी जॉब लग जाए। तो उस मानसिकता वाले लोगों की संख्या आमतौर पर सीरियस स्टूडेंट से कहीं ज़्यादा होती है। तो वो भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं, या तो सेंटर के साथ जो वहाँ पे इंस्टीट्यूट होगा उसके साथ कोई सेटिंग करने की कोशिश करते हैं, या माहौल को ख़राब करने की कोशिश करते हैं, या कोई और तरीका अपनाने की कोशिश करते हैं किसी और सेटिंग के ज़रिए, जिससे कि उनकी नौकरी लगने की संभावना हो। और ये स्टूडेंट काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो जो सीरियस स्टूडेंट है उनको ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि आप SSC की जो गाइडलाइंस है उसको फॉलो करें और सहयोग दें। और अगर इस तरह की कोई भी घटनाएं आपके सामने वहाँ पे आती है, जो चीटिंग वगैरह है, वो उसको संज्ञान लेते हुए SSC को रिपोर्ट कर सकते हैं, पुलिस को रिपोर्ट कर सकते हैं आप वहाँ पे। एक बहुत इंपॉर्टेंट 2-3 बातें मैं आपको बताऊंगा। कि अगर आपको ये लगता है कि वहाँ पे फेयर प्रैक्टिसेस नहीं हो रही है, तो आप पुलिस को 100 नंबर पे या जो भी उसका वहाँ पे नंबर है उसको फ़ोन कर सकते हैं, SSC को फ़ोन कर सकते हैं। और अगर आपका कोई सर्वर डाउन है या कोई इस तरह की घटना हो रही है जिसमें कि आपका एग्ज़ाम आपको लगता है ठीक से नहीं हुआ और आप बेटर कर सकते थे, तो और जो वहाँ का आपका सुपरवाइजर इन्विजिलेटर है वो भी सेटिस्फाइड है कि हाँ आपके साथ कुछ अन्याय हुआ है, तो आप वहाँ पर लिख कर दें या लिख कर लें, मतलब साइन दोनों पार्टी की ज़रूर होनी चाहिए।
सेंटर के साइन होंगे, तो इसका मतलब वो एग्री किया है कि जो आप आरोप लगा रहे हैं वो ठीक है। इससे आपका जो री एग्जाम होने की संभावना होगी, अगर होती है तो वो कम हो जाएगी। लेकिन एसएससी ने बहुत ही क्लियर किया अपनी वेबसाइट पे कि अगर कोई भी इस तरह की एग्जाम में बाधा पहुंचाने की कोशिश की किसी ने, तो उस सेंटर का एग्जाम बिल्कुल दोबारा नहीं होगा, क्योंकि इस तरह से तो हर सेंटर पर कुछ ना कुछ होता ही रहेगा। अगली बात पे ध्यान देना है, वो है शुड आई रीच इन द एग्जाम हॉल सेम डे। स्टूडेंट के सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज आता है। कोई 300 किलोमीटर दूर होता है, कोई 200 किलोमीटर दूर होता है, किसी का एग्जाम 350 किलोमीटर दूर होता है एग्जाम सेंटर से और घर की दूरी। तो आपको ये हाईली एडवाइज किया जाता है कि सेम डे आप एग्जाम में पहुंचने की कोशिश न करें, एक दिन पहले वहां पे पहुंच जाए। एग्जाम हॉल के आसपास कोई रूम वगैरह है, होटल है, वहां पे रुकने की कोशिश करें, क्योंकि कुछ ना कुछ, जैसे कोई बारिश हो गई बहुत ज़्यादा, या किसी आंदोलन चल रहा है, जैसे पिछले साल जाट आंदोलन चल रहा था, या कोई और आंदोलन चल रहा है, तो उनको इस बात की परवाह नहीं होती कि किसी का एग्जाम हो रहा है नहीं हो रहा है, आपका करियर का इशू है। तो बेटर ये है कि आप एक दिन पहले पहुंचे, जिससे कि आपको कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं हो। और सेंटर पे 1 से 1.5 घंटा पहले पहुंचना बहुत ज़रूरी है। वहां जाकर आप रिलैक्स कर सकते हैं, अपने माइंड को स्टेबल कर सकते हैं, पीसफुल ला सकते हैं। वरना अगर आप आधा घंटा 10 मिनट पहले अगर पहुंचते हैं, तो आप इस हालात में होंगे, भागने की कोशिश करेंगे, और एकदम एग्जाम आपका स्टार्ट हो जाता है, तो वहां पे अपनी 100% परफॉर्मेंस है वो नहीं दे पाएंगे। तो बेटर यही है कि और हो सकता है थोड़ा और लेट हो जाएं, तो इस तरह की हालत होगी, आप बाहर गेट पे खड़े होंगे और गार्ड को सर सर बोलते रहेंगे कि मेरे करियर का सवाल है, वहाँ पे कुछ होने वाला होगा नहीं, और ये आपकी गलती होगी। स्टूडेंट्स 1 साल तैयारी करते हैं, 2 साल तैयारी करते हैं, जो वास्तव में उनको करना चाहिए आखिरी दिन वो नहीं करते, और उसका खामियाजा बहुत सारे स्टूडेंट को पीछे हमेशा भुगतना पड़ता है। तो आप इस बात का जरूर ध्यान रखें कि जो बेसिक चीज़ है वो आपकी करेक्ट हो। अगला है व्हाट शुड आई रिवाइज 1 डे बिफोर एग्जाम। मेरा ये मानना है कि आप अपने दिमाग को थोड़ा रिलैक्स दें, क्योंकि एनर्जी होती है, दिमाग भी थकता है, और उसकी जो एनर्जी 1 घंटे के लिए आपको चाहिए एग्जाम में, वो स्टोर रखें। फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, वरना आपकी निराशावादी विचारधारा नहीं आनी चाहिए। तो एक दिन पहले आपको रिलैक्स करना है, थोड़ा बहुत कोई चीज़ रिवाइज करना है तो कर सकते हैं, लेकिन माइंड को रेस्ट दें, पीसफुल रखें, चारों तरफ इन्वायरमेंट को आप अपने अनुरूप ढालने की कोशिश कीजिए। अगर आप सेंटर पे वहाँ पे पहुँचते हैं 1 घंटे 2 घंटे पहले, तो आप अपने आप को ज़्यादा हड़बड़ी में मत लाइए वहाँ पे, और अपने आप को पीसफुल माहौल में रखिए। देखिए स्कूल लाइफ में क्या होता था, कॉलेज लाइफ में क्या होता था कि बच्चे रट्टे मार रहे हैं 1 घंटे पहले 2 घंटे पहले बुरी तरह से। अब कंपटीशन एग्जाम में ये चीज़ें, आपका नॉलेज टेस्ट नहीं हो रहा है, यहाँ पे नॉलेज टेस्ट हो रहा था। यहाँ पे अगर आप बात करें इन लोगों की इस तरह से, तो ये ज़माना अब जा चुका है। कंपटीशन एग्जाम में नॉलेज टेस्ट नहीं, आपका मेंटल और स्किल्स टेस्ट वहाँ पे भी होती है नॉलेज के साथ साथ में। तो इस चीज़ को अवॉइड करें कि आप बहुत ज़्यादा आखिरी में कुछ कर पाएंगे, जितना करना था 1 साल में, अगर उस टाइम में नहीं हुआ तो आखिरी के कुछ टाइम में क्या करेंगे। लेकिन दिमाग को जरूर शांति रखें, इस हालात में पहुंचने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन ये बात भी जरूर ध्यान में रखें कि सिर्फ रिलीजियस बनने से ही आपको कोई जॉब नहीं मिलने वाली है। आपकी तैयारी अच्छी होगी तभी आप उस पीसफुल इन्वायरमेंट का एंजॉय कर सकते हैं, वरना दिमाग में टेंशन जरूर होगी। फिर आगे है विच पोर्शन शुड आई अटेम्प्ट फर्स्ट इन एग्जाम। पहला पोर्शन आपको एग्जाम में कौन सा अटेम्प्ट करना चाहिए, बहुत सारे स्टूडेंट के दिमाग में। मेरा ये मानना है कि जो आपको डिसाइड कर लिया आपने, वो एग्जाम में एक्सपेरिमेंट नहीं करिए। बहुत सारे स्टूडेंट है पहले रीजनिंग है, फिर जीके है, फिर इंग्लिश है, फिर मैथ करते हैं, और बहुत सारे ऐसे भी होते हैं जो पहले मैथ को करके निपटा देते हैं, क्योंकि आखिर में मैथ के लिए अगर टाइम नहीं बचता है, सारी साल मेहनत करते हैं मैथ के लिए, 60-70% टाइम मैथ के ऊपर लगाते हैं, और आखिर में क्या है कि उसको एग्जाम में आखिर में प्रायोरिटी देते हैं, और उसमें 10 मिनट या 15 मिनट का टाइम बचता है, उसमें होगा नहीं। तो आपकी जो भी आपने मॉक टेस्ट में एक स्ट्रेटजी अपनाई होगी, हर स्टूडेंट की अपनी यूनिक स्ट्रेटजी हो सकती है, उस स्ट्रेटजी के ऊपर ही स्टिक करने की कोशिश करें, और तो आपको फायदा होगा। वरना बगल वाले से पूछकर भाई तू क्या करेगा पहले, कई बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे करते हैं, तू क्या करेगा पहले सेंटर में जाकर डिसाइड करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, पहले आप डिसाइड कर लें दिमाग में क्या है और उसको फॉलो करने की कोशिश करें, और ज़्यादा दिमाग में एम्बिग्यूटी न ले, अनश्योरिटी या लॉस्ट माइंड, अनक्लियर माइंड, कन्फ्यूज माइंड उस सिचुएशन में न पहुंचाए। पहले जो आपका एक्सपेरिमेंट है पहले हो जाना चाहिए। तो उसमें आप मैथ भी पहले कर सकते हैं, मैथ को 25-30 मिनट देने के बाद जितना 30-32 मिनट है वो आप टाइम देकर, फिर मैथ के बाद रीजनिंग है, इंग्लिश है, जीके आखिर में कर सकते हैं, कि बहुत ज़्यादा श्योरिटी होती नहीं है। लेकिन अगर आप स्टिक टाइम पे नहीं हुए तो कोई भी सब्जेक्ट आप करेंगे पहले नुकसान आपको, कोई ज़्यादा स्ट्रेटजी अगर आपकी वेल डिफाइंड नहीं है टाइमिंग के साथ में,
और सब्जेक्ट की प्रायोरिटी कौन सी होनी चाहिए, तो दिक्कत आएगी कि इस सब्जेक्ट में कितना टाइम देना चाहिए। अगर मैं वहाँ पे बात करूँ तो आप ऐसे भी कर सकते थे, पहले मैथ है पहले कर सकते हैं, रीजनिंग दूसरे नंबर पे कर सकते हैं, इंग्लिश तीसरे पे कर सकते हैं, जीके चौथे पे कर सकते हैं, लेकिन वो तब पॉसिबल होगा जब आप पर्टिकुलर टाइम है वो जो दिया हुआ है हर सेक्शन को, उसी दौरान जितना आपको आता है उतना कर दिया। वरना कोई भी स्ट्रेटजी अपनाएंगे, चाहे आप रीजनिंग पहले करते हैं, जीके पहले करते हैं, वो आपको कामयाबी की तरफ नहीं ले जाएगी। तो टाइम बाउंड पर्टिकुलर सेक्शन में जरूर होना चाहिए, जितना आता है उस पर्टिकुलर टाइम जो अलोकेटेड है वो उसमें निपटाने की कोशिश करें। इससे रिलेटेड पहले एक मैंने वीडियो बनाया है कि आपकी क्या इसमें स्ट्रेटजी होनी चाहिए, तो वो जरूर देख लें, उसमें पूरा डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है। लेकिन यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो मैथ का टाइम है 25 से 32 मिनट आप दे सकते हैं, इंग्लिश का टाइम है, जीके रीजनिंग को आप है वो 12 से 15 मिनट का टाइम दे सकते हैं, जीके को 4 से 7-8 मिनट का टाइम दे सकते हैं मैक्सिमम, इंग्लिश को भी आप 7 से लेकर 10 मिनट के आसपास टाइम दे सकते हैं, 10 से 12 मैक्सिमम। तो थोड़ी रेंज आप अपने हिसाब से डिसाइड करें, क्योंकि हर स्टूडेंट की अपनी स्ट्रेंथ वीकनेस हो सकती है, उसके अनुसार डिसाइड करें। फिर आगे है आई एम वेरी वीक इन जीके व्हाट शुड आई डू। बहुत सारे स्टूडेंट के दिमाग में क्वेश्चन आता है आखिरी मोमेंट में कि मेरी जीके नहीं आती। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि आप जीके नहीं आती तो इसके ऊपर अपना कॉन्फिडेंस डाउन नहीं होना चाहिए। जब एग्जाम में जाएं आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा मैटर करेगा। आप बेस्ट कॉन्फिडेंस जितना भी है, जितना भी आता है, आप अगर उतना भी परफॉर्मेंस देते हैं, आमतौर पर स्टूडेंट क्या करते हैं कि सारी साल पढ़ते हैं और जितना आता है एग्जाम में उतना भी नहीं कर पाते। तो बेस्ट तो यही है कि आप जितना कर सकते हैं एग्जाम में या जितना आसान है आपको आता है वो भी पूरा कर देंगे और आपसे वो छूटेगा नहीं, तो आपके सिलेक्शन की संभावना काफ़ी बढ़ जाती है। अगर आप जीके में फिर भी कमज़ोर हैं तो जितना मॉक टेस्ट में आप जीके कर रहे हैं मॉक टेस्ट में, वो मेरे ख्याल से फिर आपके लिए काफ़ी होगी। अननेसेसरी बर्डन दिमाग में न बनाएं। अब आपको अपनी स्ट्रेंथ पे फोकस करना है, वीकनेस पर नहीं करना है। वीकनेस के ऊपर अब समय जा चुका है, क्योंकि आखिरी के 2-4 दिन में आप कुछ नहीं कर पाएंगे ज़्यादा। तो बेटर यही है कि आप मॉक टेस्ट में जितने आपने किया उसी को रिवाइज करें जितना आपने किया हुआ है। और ये नहीं है कि आपकी जीके में आपने कम नंबर ले आए तो आपकी नौकरी नहीं लगेगी, आपका सिलेक्शन नहीं होगा। वो आपकी स्ट्रेंथ दूसरी हो सकती है, आपका मैथ बहुत अच्छा हो सकता है, रीजनिंग बहुत अच्छी हो सकती है, इंग्लिश बहुत अच्छी हो सकती है। तो सिर्फ एक सब्जेक्ट को लेकर इतने परेशान ना हो कि आपके दूसरे जो स्ट्रेंथ है उसको भी आप हिला दें। तो इसको अननेसेसरी बोझ न माने, अननेसेसरी परेशान ना हो, और ये भी माने कि आपका एक सब्जेक्ट अगर बहुत अच्छा है जैसे मैथ और इंग्लिश में, और दूसरा सब्जेक्ट अबव एवरेज है, तो भी आप इस एग्जाम को निकाल देंगे। फिर है कि फ्रॉम वेयर टू डू करंट जीके। देखो हमने करंट जीके कई स्टूडेंट के दिमाग में, हालांकि इतना ज़्यादा कोई वेटेज नहीं है उसकी, 1 से लेकर 5 क्वेश्चन आते हैं, रोल अदा जरूर करते हैं, लेकिन अगर आपके पास टाइम है तो आपको करनी चाहिए, नहीं है तो आप जितना रिवाइज कर सकते हैं उतनी कोई रिवाइज करने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन हमने अब आता है कि जीके करंट जीके कितने समय की आती है, 6 महीने की नहीं, इसमें एसएससी में पीछे तक की आ जा सकती है, हो सकता है 1 साल से भी ज़्यादा की आ जाए, लेकिन हमने पिछले 9 महीने पे फोकस किया, क्योंकि ज़्यादातर आनी है तो इसी से आ जाएगी। तो उसमें वीडियो और वीडियो लेक्चर्स हिंदी में इंग्लिश में, और पीडीएफ भी हिंदी में और इंग्लिश में, ये बनाया हमारी ssccgl.pinnacle.com वेबसाइट पे जाइए, और वहाँ से मैं नीचे वहाँ से आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं, देख सकते हैं वहाँ पे जाकर। और मैं इस वीडियो के नीचे सब्सक्रिप्शन में आपको वो लिंक दे दूंगा, जिससे कि आप वहाँ पे सीधा जा सकते हैं और सारे वीडियो देख सकते हैं। फिर है आगे, आई एम वेरी नर्वस बिफोर एग्जाम। एग्जाम नज़दीक है और आप बहुत ज़्यादा नर्वस हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं नर्वस? क्योंकि आपने दुनिया भर की किताबें, दुनिया भर का कंटेंट इकट्ठा कर रखा है, और पढ़ने के बजाय उनके ऊपर सोच रहे हैं सिर्फ। ये सबसे बड़ी रीज़न होता है। और आप दूसरों की बातें ज़्यादा सुन रहे हैं, आप अपने ऊपर कॉन्फिडेंट कम है। तो मेरा ये सजेशन है कि अननेसेसरी सोशल मीडिया या कोई अफवाहें होती है या दुनिया भर की स्ट्रेटजी, उसमें एंगेज ना हो, इसमें ज़्यादा कन्फ्यूज ना हो। आपकी जो भी स्ट्रेटजी है उसको फॉलो कीजिए, और आप जितना अब आप कम किताबें पढ़ेंगे लेकिन रिवीजन पे ज़्यादा फोकस करेंगे, वही आपको कॉन्फिडेंस दिलाएगा और नर्वसनेस आपकी दूर करेगा। लेकिन अगर आपने दुनिया भर की किताबें इकट्ठे कर ली और उनको सिर्फ खोल कर देख रहे हैं, तो इससे आपकी और ज़्यादा टेंशन बढ़ने वाली है। तो रिवीजन, मॉक टेस्ट और आपका लिमिटेड कंटेंट, यही आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए। और आप जिस स्ट्रेटजी में फर्म है उन पे ज़्यादा चेंज नहीं करें किसी की बात सुनकर। विल लर्निंग न्यू ट्रिक्स इन द लास्ट मोमेंट हेल्पफुल। कई बार स्टूडेंट के दिमाग में आता है मैथ की ट्रिक्स सीख लेता हूँ, इंग्लिश की ट्रिक्स सीख लेता हूँ, जीके ट्रिक्स सीख लेता हूँ। मेरा ये मानना है कि अब टाइम जा चुका है सीखने का, अब आपको एक्शन लेने का टाइम है, रिवीजन का टाइम है।
अननेसेसरी ट्रिक सीख कर आपको कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि आप याद नहीं कर पाएंगे वो चीज़ें। और जब याद करने के लिए रिवीजन चाहिए, उससे आप धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का, उस तरह की हालात न करें कि आप अपनी चीज़ भी खो दें, क्योंकि जब एग्जाम में वही क्लियर होगा जिसके बेसिक ठीक होंगे। आप सिर्फ ट्रिक के माध्यम से एग्जाम क्लियर करेंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता, चाहे मैथ हो जी कोई और सब्जेक्ट हो। तो बेटर ये है कि आपकी जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उन्हीं को रिवाइज कर लें। रिवीजन इज इट्स अमन रिवार्ड, इसका कोई अल्टरनेट नहीं होगा आखिरी के टाइम में। व्हाट इज एक्सपेक्टेड कट ऑफ, देखो स्टूडेंट के दिमाग में आता है, और ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी तो नहीं है, लेकिन रीजनेबली ज़रूरी होता है कि कितना आप टारगेट रखें कि दिमाग में, जिससे आपको लगता है कि आपका क्लियर हो जाएगा। मेरा ये मानना है कि अगर पिछले साल जैसा एग्जाम आता है तो 125 से 30 के बीच में आप टारगेट रख सकते हैं, क्योंकि इस बार टाइम काफ़ी कम हुआ है, 15 मिनट का टाइम कम हुआ, 75 मिनट से लेकर 60 मिनट, वो एक काफ़ी रीजनेबल होता है। तो उससे मेरिट है काफ़ी कट ऑफ डाउन आएगी। और थोड़ा सा मुश्किल आता है जिसकी संभावना हो सकती है रीजनेबली, CPO या CHSL जैसे एग्जाम है वो थोड़ा मुश्किल थे कंपैरेटिवली, क्योंकि पिछले साल SSC CGL के, लेकिन SSC में रिपीट क्वेश्चन होते हैं, पिछले साल 2016 वाले भी आएंगे। तो आप एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखें कि आपका टारगेट 125 से 130 के बीच में हो सकता है। अगर पिछले साल जैसा क्वेश्चन पेपर आता है, थोड़ा सा CPO या फिर CHSL जैसा आता है, तो 115 से लेकर 120 के आसपास टारगेट आपका रखना चाहिए। लेकिन अगर आपका स्कोर कम आ रहा है तो इससे ज़्यादा घबराएं नहीं, क्योंकि आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। बस अपने प्रैक्टिस है वो करते रहें, जो भी होगा देखा जाएगा, बेस्ट रिजल्ट आपका उसी में ही होगा। और इसको बहुत ज़्यादा भाव भी न मत दें कि आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ के पीछे ही पागल हो जाना, ऐसा भी नहीं करना है। रीजनेबल आपके दिमाग में होना चाहिए। एक्सपेक्टेड कट ऑफ इसलिए ज़रूरी होता है समझना, क्योंकि फोरकास्टिंग करती है सरकार, बजट बनाती है तो फोरकास्टिंग करते हैं। अगर आप कोई करियर प्लान करते हैं, फोरकास्टिंग करते हैं कि अगर मैं ऐसा करूंगा तो ऐसा हो जाएगा। तो एक टारगेट होता है एक माइंड में, वो टारगेट को कैसे डिलीवर करना है फिर प्लान करना आसान हो जाता है। इसलिए एक्सपेक्टेशन होती है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ होती है, वो उसका जरूरी होता है, उसको समझना जरूरी होता है, लेकिन पागलपन नहीं होना चाहिए। कुछ स्टूडेंट का मानना, पिछली बार मैंने लिखा था एक्सपेक्टेड कट ऑफ इतने आपको टारगेट रखना चाहिए, किसी स्टूडेंट ने कमेंट किया और वो उल्टा सीधा था। तो हम इस तरह के स्टूडेंट को बहुत ही तसल्ली से उसकी इलाज कर देंगे अगर इस तरह की बातें की, क्योंकि ये मेरा मानना है। अगर आपका कुछ और मानना है तो आप अपने दिमाग में रखिए। एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो एक दिमाग में एक रीजनेबल टारगेट रखना उसके लिए जरूरी होता है। ये नहीं है कि यही आएगा एग्जाम में या इतना ही होना है। अल्टीमेटली जब एग्जाम हो जाता है तो उसके बाद वो डाटा थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है, लेकिन SSC में इतना ज्यादा नहीं होता। माई एडमिट कार्ड और रोल नंबर डिडंट कम। बहुत सारे स्टूडेंट के क्वेश्चन होते हैं कि एडमिट कार्ड नहीं आया, मेरा रोल नंबर नहीं आया, ठीक है, मैं क्या करूं। तो उस तरह की सिचुएशन में देखो, है तो बुराई, इनफैक्ट बहुत ज़्यादा बुरा कि सारी साल आपने मेहनत की और आपका रोल नंबर नहीं आ रहा है किसी कारणवश। तो इसके लिए बहुत आप क्या कर सकते हैं कि SSC की जो रीजनल साइट है वहाँ पे ईमेल लिख सकते हैं, उनसे मिल सकते हैं जाकर, क्योंकि आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, जब आप एग्जाम ही नहीं दे पाएंगे तो बेटर ये है कि आप वो जो दिमाग में बहुत ज़्यादा टेंशन होगी आपके, मैं समझ सकता हूँ इस बात को, लेकिन और इसका कोई इलाज नहीं है। SSC आपका इलाज कर सकती है, और वो रीजनल जो ऑफिस है उसमें जाकर कॉन्टैक्ट करें या फिर उसकी वेबसाइट पर डालें, उनसे बात करें, वही सॉल्यूशन दे सकते हैं अगर हो पाए तो। ज़्यादातर केसेस में 20 to 30 केसेस में वो सकारात्मक रिजल्ट आ जाता है, लेकिन बहुत सारे केसेस में आमतौर पे फिर रिजल्ट आता नहीं है, मतलब कि एडमिट कार्ड नहीं आएगा अगर आपने कोई गलती कर रखी है तो लेकिन एकमात्र कॉन्टैक्ट है वो SSC है। किसी वेबसाइट पे या पिनेकल को लिखने की जरूरत नहीं है, उसमें हम कुछ नहीं कर पाएंगे, SSC करेगी। फिर है आई एम वीक इन मैथ। बहुत सारे स्टूडेंट के दिमाग में ये होता है कि मैं मैथ में वीक हूँ, मैं क्या करूँ। अब इस पर मत सोचे कि क्या करूँ, जितना आता है आपको उतना ही कर लें। और जो लोग जाने माने लोग हैं वो क्या बोलते हैं, आइंस्टीन जैसे लोग भी, एक कोट है आइंस्टीन की कि डू नॉट वरी अबाउट योर डिफिकल्टी इन मैथमेटिक्स, आई कैन एश्योर यू दैट माइन आर स्टिल ग्रेटर। कि आप ये मत समझिए कि मैथ्स में किसी को डिफिकल्टी नहीं आती, सबको आती है, और मुझे तो सबसे ज़्यादा आती है। जो आइंस्टाइन जैसे लोग जो कि बेस्ट ब्रेन है वो लोग भी ये बोलते हैं। तो ऑब्वियसली क्या है कि मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें थोड़ी मुश्किल होता है, लेकिन स्कोर भी मैथ ही करता है। और आप अगर कमजोर है तो इसको मुद्दा न बनाए आखिर में दिमाग में। नो वन एल्स कैन फाइट योर बैटल फॉर यू। आप अपनी लड़ाई इसमें खुद लड़ सकते हैं। अब ज़्यादा किसी से सलाह मशवरा इस मुद्दे पर ज़्यादा ना करें। अगले FAQ है इन मॉक टेस्ट माई स्कोर इज वेरी लेस बिलो 100।
बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि मेरे तो सो भी नहीं आ रहा है, मैं क्या करूँगा। तो एकमात्र इसका आंसर होगा कि वर्क हार्ड इन साइलेंस, लेट सक्सेस मेक द नॉइस। सक्सेस ही आपको अब मतलब शोर मचाना दो, अब चुप हो जाइए और हार्ड वर्क जितना कर सकते हैं आखिरी के कुछ दिनों में वो कीजिए, इसके अलावा और कोई चांस नहीं है। इन द गेम ऑफ लाइफ नथिंग इज लेस इंपॉर्टेंट देन द स्कोर एट हाफ टाइम। हाफ टाइम में जितना भी स्कोर आ रहा है, मतलब कि अभी आप जो स्कोर कर रहे हैं उसको इम्प्रूव करने की कोशिश कीजिए, और वो इंडिकेशन जरूर है। अगला है माई स्कोर इन मॉक टेस्ट फ्लक्चुएट। ये बहुत सारे स्टूडेंट के दिमाग में होता है कि मेरा स्कोर फ्लक्चुएट कर रहा है। ये एक नॉर्मल प्रक्रिया है और ये होगा और हमेशा होगा, ये अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं है फ्लक्चुएट करना। लेकिन अब मुद्दा आता है कि फ्लक्चुएट के क्या रीजन होते हैं। देखो, हर पेपर एक जैसा नहीं होता। अगर आप एसएससी का भी पेपर देंगे तो भी जब जितने भी 40 से ज़्यादा सेट होंगे एसएससी के इस बार, उसमें जब आप सारे पेपर देने लगे हैं तो हर सेट में आपका अलग अलग स्कोर होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं वेरी करता है वो चीज़। और अगर आप एक सेट को भी अगर देने की कोशिश करें डिफरेंट सिचुएशन में तो भी एक स्कोर वेरी कर सकता है। तो जो आपको एक बेस्ट दिमाग में लगे कि ये मैं इससे बेटर रिजल्ट दे सकता हूँ, जो आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं उसी को फॉलो करें और इसका दिमाग में शोर न मचाएं और बाहर भी न मचाएं। क्योंकि अगर हार्ट बीट भी अगर उसमें भी फ्लक्चुएशन होती है, जिस दिन ये रेखा सीधी हो जाएगी इसका मतलब अंत हो जाएगा। वैसे ही अगर आपके मॉक टेस्ट में जिस दिन ये रेखा ऐसी हो जाएगी उस दिन मानना कि आप कुछ कर नहीं रहे हैं। तो इसको नॉर्मली समझे, ज़्यादा नेगेटिव न माने। शुड आई प्रैक्टिस चैप्टर वाइज? और ऐसा नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा, देखो अगर आप 60 मिनट प्रॉपर लगा रहे हैं तो आपका जो नॉर्मल स्कोर है 20-25 की रेंज में ही वेरी कर रहा होगा, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन वो पेपर की टाइप पे बहुत डिपेंड करता है। शुड आई प्रैक्टिस चैप्टर वाइज और मॉक लास्ट मोमेंट्स? क्वेश्चन आता है दिमाग में, चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करें या आखिरी में प्रैक्टिस करें? देखो, चैप्टर वाइज का अब करने का कोई फायदा नहीं है, बड़ी बड़ी किताबें पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। अब आपको कोई ज्ञानी नहीं बनना है इतना ज़्यादा भी, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना और मॉक टेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा करने हैं। 2, 3, 4, 5 जितने भी आप कर सकें डेली वो करने की कोशिश करें। लेकिन ये जरूर रखें कि मॉक टेस्ट जो करें एनालिसिस करें कि कहाँ पे गड़बड़ कर रहे हैं। अब आप मैथ का क्वेश्चन करें, ऐसे नहीं करें 3, 4 बताओ, फाइंड एक्स वैल्यू, फाइंड एक्स, तो आप लिख रहे हैं हियर इट इज एक्स। इस तरह के मजाक न करें मॉक टेस्ट के साथ में। मॉक टेस्ट को एनालिसिस करें, देखें भी क्यों गलत हो रहा है क्यों ठीक हो रहा है। तो कहने का मतलब है कि उसके ऊपर टाइम दें। और मॉक टेस्ट एक जरिए है आखिरी में आपका स्कोर इंप्रूवमेंट करने का। ऑनलाइन टेस्ट, ये पीडीएफ वाले टेस्ट या किताबों वाले टेस्ट ये हेल्प नहीं करेंगे, तो रियल एग्जाम वाले होने चाहिए। एक चीज और बता देता हूं मैं, कुछ स्टूडेंट का ये मानना होता है मैं बहुत गरीब हूं, मैं पीडीएफ कर लूंगा, मैं कैसे करने का। मुझे लगता है कि जो स्टूडेंट ये मेंटलिटी रखता है कि मैं इतना गरीब हूं कि मैं आज के टाइम में अफोर्ड नहीं कर सकता, मुझे लगता है उससे ज्यादा नेगेटिव इंसान कोई नहीं है इस दुनिया में। क्या आप जब करियर का सवाल है और वो गरीबी फैला रहे हैं अपने चारों तरफ, क्या बात कर रहे हो? इतनी डाटा अगर सस्ता है, इतना ज्यादा महंगा भी नहीं है आज के टाइम में, तो ये जो तमाशा बना रहे हैं अपने दिमाग में और दूसरों को गुमराह कर रहे हैं, क्या आप जिंदगी में ऐसे ही करते रहोगे कि मैं गरीब हूं गरीब हूं गरीब हूं? कुछ चीजें आपको करनी होती है और वो एक चीज है मॉक ऑनलाइन टेस्ट। एक दो ईमेल है मेरे पास और अच्छी तरह से मैंने उसको झाड़ लगाई है कि क्या गरीब, कितने लग जाएंगे? 100 रुपए, 200 रुपए, 300 रुपए, अमीर बन जाओगे 300 रुपए में। जो 25 साल का स्टूडेंट 300 रुपए का एग्जाम नहीं कर सकता वो इस एग्जाम के काबिल नहीं होगा कभी भी। तो इस बात को ध्यान रखें और गलती से कभी ईमेल न डाल दें मुझे गरीबी की। गरीब मैं एक ऐसा मैं खुद एक ऐसे परिवार में हूं जहां पे कि मजदूरी करते थे मेरे पेरेंट्स, लेकिन आज मैं करोड़पति हूं इस वजह से कि एटीट्यूड की वजह से। फिर आता है स्टूडेंट के सामने कि क्या पिछले साल के टेस्ट होने चाहिए कर दें। देखो, पिछले साल के टेस्ट इंपॉर्टेंट है, किस वजह से है कि आप इसमें बहुत कुछ सीख सकते हैं और एसएससी रिपीट भी करती है क्वेश्चन। और अगर आप ये 40 टेस्ट थे या 42 थे पिछले साल के, अगर ये सारे कर लेते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी काफ़ी ज़्यादा हाई होगा। और जब एसएससी रिपीट करती है तो इस तरह की सिचुएशन में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर है बिफोर प्रीवियस ईयर, क्या वो भी करने की जरूरत है? मेरा ये मानना है कि 2012 के बाद जब से नया पैटर्न आया एसएससी का, उसके बाद से सारे टेस्ट आपको करनी चाहिए। क्योंकि कुछ टेस्ट जैसे 2014 के टेस्ट थे, स्पेशली जीके, वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल थी। लेकिन स्टूडेंट क्या सोचते हैं कि पिछले साल की जीके बहुत आसान थी, तो इसलिए वो उस एंगल से सोचना स्टार्ट कर देते हैं। तो आपकी एक पूरी भावना डेवलप होगी, पूरा विचार डेवलप होगा इस चारों तरफ है कि कैसे होना चाहिए।
और 2012 से लेकर 2000 के आगे तक के वो टेस्ट जरूर करें। और अगर आपने पिनेकल की टेस्ट सीरीज ज्वाइन की हुई है तो ऑब्वियसली हमने सारे के सारे 2012 से लेकर सारे क्वेश्चन है वो कवर किए हुए हैं। विदाउट जीके कैन आई क्वालिफाई, क्या जीके विदाउट जीके आप इस टेस्ट को क्वालिफाई कर सकते हैं? मेरा मानना है कर सकते हैं। देखो, आपके दो सब्जेक्ट अच्छे होने जरूरी है, एक बहुत अच्छा होना चाहिए, दूसरा अबव एवरेज होना चाहिए, तीसरा में आप अच्छा स्कोर करें। क्योंकि मैथ और इंग्लिश की बात करूं, इन दोनों की बात कर रहा हूं मैं, इनमें एक बहुत अच्छा और दूसरा अबव एवरेज होना चाहिए। और रीजनिंग आमतौर पर स्टूडेंट की अच्छी होती है, लेकिन रीजनिंग को बहुत ध्यान से करने की कोशिश करें, क्योंकि कई बार यही आपको धोखा दे देती है। अब आता है जीके। जीके में अगर आप कमजोर हैं तो आप इसको मुद्दा न बनाएं, उसके बावजूद भी आप क्वालिफाई कर सकते हैं। और बहुत सारे स्टूडेंट बिना जीके ही या 5-7 नंबर भी आते हैं जीके में, तो भी उनकी नौकरी लग जाती है, और वो भी अच्छे वाली। तो इसको मुद्दा न बनाएं, लेकिन आप जितना आता है उतना जरूर कर लें। I have completed Pinnacle Dangal 90 टेस्ट, इज देयर एनी नीड टू अटेम्प्ट फर्दर टेस्ट। आप अगर ये कर रहे हैं तो बस जितना भी किया आपने रिवाइज कर लीजिए। 90 जो टेस्ट कर लेगा, बहुत कम संभावना होगी कि वो उसका सिलेक्शन ना हो, आगे क्वालिफाई ना करे। 100% वो क्वालिफाई करेगा। इसमें सारे हमने प्रीवियस ईयर के 2012 से लेकर सारे क्वेश्चन भी कवर किए हुए हैं, इसके अलावा मॉडल क्वेश्चन भी किए हुए हैं। और 90 टेस्ट अपने आप में बहुत होता है प्रैक्टिस के लिए। और जिसने 90 टेस्ट कंप्लीट कर लिए हैं, उसको वो रिवाइज या दोबारा भी करना चाहता है तो वो इस ईमेल आईडी पे लिख दे कि मैं दोबारा करना चाहता हूं, हम इसको एक्टिव कर देंगे, support@ssccglpinnacle.com। उसको भी दोबारा देने का मौका दे देंगे, जिससे कि वो और ज्यादा प्रैक्टिस करना चाहे तो उसी से ही कर सकता है। इज देयर स्केलिंग इन एसएससी सीजीएल टेस्ट? क्या एसएससी सीजीएल टेस्ट में स्केलिंग होती है? कुछ स्टूडेंट का फिर भी एक दिमाग में टेंशन होती है कि मेरा पेपर अगर मुश्किल आया, दूसरों का आसान आ गया तो, या मेरा आसान आया तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। तो ऐसी दिमाग में भावना रखें। ये एक आप बोल सकते हैं कि अगर आपका बहुत मुश्किल आ जाता है, दूसरों का आसान आ जाता है, तो लक की बात है। कई बार जिंदगी में इस तरह की घटनाएं होती है, इस तरह की सिचुएशन आती है जहां पे कि फैसला होता है वो आपके हाथ में ज्यादा नहीं होता, एक सिचुएशन डिसाइड करती है। आप सोचते हैं कि आप इस ढंग से ले सकते हैं उसको कि वो क्रिकेट की बॉल होती है एक, और उसमें कई बार क्या होता है कि यॉर्कर पड़ जाता है और उसमें आउट हो जाते हैं, बहुत बढ़िया बैट्समैन भी 0 पे आउट हो गए। तो इस तरह की हालात होती है। एसएससी में स्केलिंग नहीं होती है, और हो सकता है एसएससी को इस पे संज्ञान लेना चाहिए, बहुत जरूरी भी है, लेकिन आप इस पे कुछ कर नहीं सकते। तो इस पे मैं कुछ इस पे ज़्यादा नहीं बोल पाऊंगा। बस ये है कि आप अपने ऊपर भरोसा रखें आखिरी मौके तक। इफ इन सेंटर कंप्यूटर सर्वर नोट वर्किंग, आप क्या करें? मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूं कि मेंटली आप थोड़ा तैयार हो सकते हैं कि अगर ऐसा होता है तो बहुत कम संभावना होती है कि इसका कोई सॉल्यूशन होगा। लेकिन फिर भी क्या है कि आप की डेफिनेशन क्या है सर्वर खराब होने की? 1-2 मिनट, 2-4 मिनट है, या पूरे 1 घंटा भी नहीं चला, या आपका टाइम पे स्टार्ट नहीं हुआ? तो इस तरह के हालात में आप एप्लीकेशन उनसे भी एप्लीकेशन लिख सकते हैं, या उनसे लिखवा कर ले सकते हैं, या उनको लिख के साइन करवा सकते हैं। कहने का मतलब है कि ऐसी सिचुएशन में आपके पास डॉक्यूमेंटेशन होना जरूरी है कि ये आपके साथ में अन्याय हुआ, और वो फिर आप एसएससी को भेज सकते हैं। तब जाकर आप कहीं हो सकता है री एग्जाम की संभावना बने हो। लेकिन यहाँ पे भी मैं लक वाली बात बोलूंगा, कई बार ऐसी सिचुएशन आती है लाइफ में कि जहाँ पे आपके हाथ में कम होता है और एक सिचुएशन आपके हक में या आपके खिलाफ फैसला करती है, तो वो यहाँ पे भी होगा। लेकिन जो आपको बोला गया वो कर सकते हैं इसमें आप। एनी स्पेसिफिक प्रिकॉशन इन एग्जाम हॉल, क्या आपको स्पेशल कोई ध्यान रखने की जरूरत है एग्जाम में? देखो, कई स्टूडेंट को लगता है कि मैं एग्जाम में चीटिंग कर लूंगा, बगल वाले ने मुझे रीजनिंग करवा दी, मैंने मैथ करवा दिया, या मैंने उसको वो क्वेश्चन बता दिया, उसने मैथ। ऐसे आप बिल्कुल न करें। और नहीं, उनके जो आपको बताने वाले हैं या आप उनको बताएंगे आपका सिलेक्शन होने वाला है, 1 घंटे के टाइम में किसी के पास, जो सीरियस स्टूडेंट होते हैं, किसी के पास ऐसा टाइम नहीं होता, नंबर 1। तो ये चीटिंग वीटिंग करने की कोशिश न करें। और चीटिंग वाले कभी पास नहीं होंगे। आपको ऐसा ही लगता है कि उसने मुझे बता दिया अब तो मेरा हो जाएगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता। तो इस तरह की प्रैक्टिस को बंद करें। और एक चीज और ध्यान में रखें कि जिन स्टूडेंट ने कम मॉक टेस्ट किए हैं, वो अब मॉक टेस्ट तो करें ही करें, लेकिन जो एक कल्चर होती है कि फटाफट ऑन द स्पॉट वहीं पे आंसर देना है, कोई स्टॉप नहीं लिखने हैं, या कोई बहुत ज़्यादा फॉर्मल नहीं बनना है आपको, तो वो जारी रखें। मेरा कहने का मतलब कंप्लीट 60 मिनट में आपको जो बेस्ट दे सकते हैं वो करने की कोशिश करें, और लड़ाई झगड़े में वहां पे न पड़े।
आमतौर पे क्या होता है कि जो वहाँ पे सुपरवाइज़र या इन्विजिलेटर होता है उनके साथ कई बार कन्फ्रंटेशन हो सकता है, क्योंकि इस तरह की सिचुएशन होती है, वहाँ पे कोई फ़ोन बज रहा है टीचर का, क्योंकि टीचर वहाँ पे कोई ट्रेंड नहीं होते। तो इस बात को ध्यान में रखना पड़ेगा कि आप अपना खुद के जिम्मेदार होंगे अगर आप अननेसेसरी ज़्यादा किसी के साथ पंगा करने की कोशिश करते हैं तो। इज एनी अपडेट ऑन 2017 टायर 1 पेपर्स, सेंड योर क्वेश्चन फीडबैक फ्रॉम योर क्वेश्चन पेपर। देखो 2017 में जो पेपर आएंगे उनका हम विश्लेषण करते जाएंगे शिफ्ट वाइज। आप अपने क्वेश्चन हैं और अपना फीडबैक है कि ये पेपर कैसा था, मुश्किल था, आसान था, मैथ कैसा था, इंग्लिश कैसी थी, रीजनिंग कैसी थी, किस तरह क्वेश्चन आए, और वो क्वेश्चन जो मेमोरी बेस आपको याद है वो हमें इस एड्रेस पे भेज दें, sport@sscsigelpinnacle.com। इससे एक तो क्या है कि कट ऑफ को अंडरस्टैंड करने में, जिससे कि आप टायर 2 की तैयारी आपको जल्दी करनी चाहिए, उसको समझने में हेल्प मिलेगी। दूसरा क्या है कि उन स्टूडेंट इनका लेटर एग्जाम है वो भी इससे इनपुट ले सकते हैं, और जब हम एनालिसिस करेंगे तो अपनी स्ट्रेटजी को कोई फाइन ट्यून कर सकते हैं आखिरी मोमेंट पे अगर वो करना चाहें तो। और कई बार क्वेश्चन भी रिपीट हो जाते हैं, कई बार नहीं, काफ़ी संभावना होती है, तो ये भी आप थोड़ा ध्यान में रखें। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि जो स्टूडेंट ये दें एग्ज़ाम, वो इस पे अपने क्वेश्चन और अपना फीडबैक जरूर भेज दें जब भी आपका एग्ज़ाम होता है। फिर आता है क्वेश्चन अटेम्प्टिंग स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए आपकी। देखो हमने बात की थी वो पहले सेक्शन, कौन सा सेक्शन पहले करना चाहिए, कौन सा बाद में करना चाहिए, और कितना टाइम देना चाहिए, कितना टाइम नहीं देना चाहिए। अब यहाँ पे क्वेश्चन वाइज की बात करूं मैं, तो सबसे पहले वो क्वेश्चन आपके अटेम्प्ट जरूर हो जाने चाहिए जो आसान है। उसके बाद आप 1 राउंड लगाते हैं, 2 राउंड लगाते हैं। हो सकता है जिनकी प्रैक्टिस कम है उनको दोबारा आए क्वेश्चन को करने के लिए वो टाइम न हो, लेकिन अगर प्रैक्टिस आपकी है और आप इजी क्वेश्चन को पहले सोल्व कर लेते हैं तो कुछ एक टाइम ऐसा मिल जाता है जिसमें कि आप दोबारा जा सकते हैं उनके ऊपर। लेकिन एक जरूर चीज इंश्योर करें, और वो मॉक टेस्ट में भी करने की कोशिश करें। मॉक टेस्ट भी उसी एग्जाम सिचुएशन में करें हड़बड़ा कर, जैसे कि रियल एग्जाम में होता है। जो आसान क्वेश्चन होते हैं, जो सारे क्वेश्चन आपको आते हैं, वो क्वेश्चन जरूर करें। सेक्शन कौन सा भी जो आपकी स्ट्रेटजी के अंतर्गत है वो पहले करें, लेकिन ये तो इंश्योर कर सकते हैं कि आसान क्वेश्चन है वो न छोड़ कर आए, बाद में आपको धोखा लगे, ऐसी कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो आसान, फिर उससे थोड़ा मुश्किल, फिर उससे मुश्किल, ये 2-3 स्टेप में आप इसको कर सकते हैं अगर आपकी प्रैक्टिस है। वरना अगर आपने पहले मैथ स्टार्ट कर दिया या कोई रीजनिंग स्टार्ट कर दिया और आप मिसिंग नंबर में या फिर सीरीज के क्वेश्चन में उलझ गए और 2-4 मिनट वहीं खराब कर दिया, तो आपका पूरी लेंथ और बिगड़ जाएगी। 20-25 सेकंड से अगर या 30 सेकंड से अगर किसी को ज़्यादा टाइम लग रहा है इस क्वेश्चन में, तो कोशिश करें कि उसको छोड़कर आगे चलें। दूसरी बार अगर नंबर आता है तो ठीक है, वरना छोड़ दें उसको। तो इस तरह से हमने जो स्टूडेंट की कॉमन क्यूरी होती है, कॉमन एक सोच होती है, उसको एड्रेस करने की कोशिश की है इस प्रेजेंटेशन के माध्यम से। और जो 2017 में जो कैंडिडेट अपीयर हो रहे हैं उनको पिनेकल की टीम से बेस्ट विशेज, उनको हम लोग इसके लिए हार्दिक अपनी शुभकामनाएं देते हैं इस एग्ज़ाम के लिए कि उनका एग्ज़ाम अच्छा हो और 2017 में उनकी नौकरी ज़रूर लगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस प्रेजेंटेशन।